हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। उसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा बीएचयू बीएड का। बीएचयू बीएड जो कि 2019 में आया पूछा गया है प्रश्न पेपर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये बीएड का क्वेश्चन पेपर है। आप अगर अदर एग्जाम के लिए देखने चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग तो लगभग सेम ही रहता है। और अगर इसमें कोई जीएस का क्वेश्चन आता है वो भी आप याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैटलॉग इज द रिलेटेड। कैटलॉग ग्रंथालय से संबंधित है, उसी प्रकार सूची किससे संबंधित है। ये कैटलॉग होता क्या है? कैटलॉग होता है जो ग्रंथालय को हम बोलते हैं लाइब्रेरी, अगर अंग्रेजी में बात करें तो। क्योंकि कोई कोई वर्ड आपको अंग्रेजी में इजी लगेगा, कोई कोई वर्ड आपको हिंदी में इजी लगेगा, तो वही मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ड आप अच्छे से समझ पाएँ। ग्रंथालय आपने इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, इतना ज़्यादा सुना नहीं होगा। लाइब्रेरी आपने ज़्यादा सुना होगा। देखिए कैटलॉग होता क्या है? कैटलॉग होता है जो लाइब्रेरी होती है उसमें विषय सूची जो होती है उसे हम कैटलॉग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में 1000 पुस्तकें हैं, आपको एक पुस्तक निकालनी है तो आप कैटलॉग को देख के ही निकालेंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सी रैक में, कौन सी कॉलम में वो बुक रखी है, उसे ही हम कैटलॉग बोलते हैं। इसी प्रकार जो सूची होती है वो किससे संबंधित होती है? ऑप्शन है अध्याय से, पुस्तकें से, प्रस्तावना से या विषय वस्तु से। तो इसका आपका प्रस्तावना और पुस्तकें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रस्तावना और पुस्तकें बिल्कुल नहीं होगा। आपका आंसर होगा अध्याय से। देखिए विषय सूची होती है आपकी, विषय सूची को हम सूची बोल सकते हैं। आप कोई बुक खोलेंगे तो उसमें पहले या दूसरे पेज पे आता है प्रस्तावना। उसके बारे में, आपका बुक के बारे में ओवरव्यू दिया होता है। उसके बाद आता है आपका सूची, जो विषय सूची होती है उसमें लिखा होता है चैप्टर पहला इस नंबर पे है, दूसरा इस नंबर पे है, आपके अध्यायों के नाम और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं, जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे। उसे ही हम सूची बोलते हैं। कंटेंट होता है आपका कि वह वस्तु या फिर वह पुस्तक किस विषय से संबंधित है, उसमें क्या क्या निहित है, उसे हम कंटेंट बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशेष कोड में अगर स्पाइडर को पैस राइड लिखा जाए तो उसी कोड में कॉमन को क्या लिखा जाएगा? देखिए स्पाइडर और पैस राइड आप लिख सकते हैं। आप पहले तो इसमें पैटर्न देखिए, पैटर्न कौन सा है? स्पाइडर इसमें इंटरचेंज करके लिखा गया है। आप क्रॉस बना के भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। पी देखिए, पी पहले आ जाएगा, एस बाद में। इसी तरह से पहला दूसरा इंटरचेंज है, तीसरा चौथा इंटरचेंज है और पांचवा छठा इंटरचेंज है। ऐसे ही आई और डी आई, माफ कीजिएगा, डी आई और आर ई, इस तरह से एक दूसरे के स्थान बदल दिए गए हैं। ऐसे ही कॉमन में है। कॉमन में जब हम करेंगे तो आएगा, कॉमन में आएगा आपका ओ पहले आ जाएगा, फिर सी आएगा, एम का यथावत रहेगा क्योंकि दोनों जगह एम है, फिर आएगा आपका एन, फिर आएगा ओ सी एम एम एन ओ सी एम एम एन ओ, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, ओ सी एम एम एन ओ। अगला प्रश्न है, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन का शीर्ष से 18वां स्थान है, नीचे से उसका स्थान पूछ रहा है। देखिए 49 छात्र हैं, कोई कक्षा मान लीजिए, इधर हम शीर्ष मान लेते हैं, इधर हम पूंछ मान लेते हैं या अंत मान लेते हैं, अंत मान लेते हैं। कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र हैं 49। अब शीर्ष से उसका 18वां स्थान है, यहाँ पर मान लीजिए 18 आ गया, तो इधर कितने छात्र आएंगे? इधर अंत से कौन सा स्थान होगा? अंत से स्थान निकालना है तो हम 49 में से हम 18 घटाएंगे। जब 49 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 31। 31 में एक जोड़ देंगे तो आएगा 32वां स्थान होगा उसका। अगर हम अंत से निकालते हैं स्थान तो उसमें एक जोड़ देते हैं, शीर्ष से निकालते हैं तो हम एक घटा देते हैं, तो इसी हिसाब से उसका 32वां स्थान हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ। देखिए 49 में से आप 18 घटाइए, आएगा 31। देखिए 31 कहीं पे नहीं है। अगर आप कंफ्यूजन होते हैं घटाने जोड़ने में, अगर आप तो आप इसमें इस क्वेश्चन में घटा के भी देख सकते हैं, क्योंकि 30 भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए आप एक जोड़ेंगे और आपका उत्तर हो जाएगा 32। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंत से अगर निकालेंगे तो एक जोड़ देते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? सबसे बाद में पूछा है तो अल्फाबेटिकली या फिर ABCD के हिसाब से हम लगाएंगे। देखिए पहला अक्षर सबको में कंपेयर करते हैं, सब में पी है तो इसमें कंपेयर करने का कोई रहा नहीं। दूसरा देखते हैं आर है सब में, तो भी किसी में कंपेयर करने का है नहीं। तीसरा अक्षर है ओ और आई।
देखिए ओ पहले आता है आई, आपको ये पता करना पड़ेगा, ABCD आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। तो ABCD में आता है सबसे पहले आई के बाद ही ओ आता है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा प्राइज आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। अब आपके पास बचे 3 अक्षर, एस, चौथा अक्षर है एस, सेकंड में है एम और थर्ड में है एस। तो एस से पहले एम आ जाता है, तो प्रॉम्प्ट जो है आपका वो तीसरे नंबर पे रहेगा। फिर आ जाते हैं पहले और तीसरे में कंपेयर करेंगे। पांचवा अक्षर है ई और इसमें है थर्ड में टी, तो ई पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये दूसरे नंबर पे होगा, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और प्रोस्टेट आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। अंत की बात करें तो प्रोस्टेट सबसे लास्ट में आएगा, पहले की बात करें तो प्राइज सबसे पहले आएगा। आपको अल्फ़ाबेटिकली इसमें ऑर्डर में लगाना होता है। आप अगर रीजनिंग कर रहे हैं तो आप ABCD सबसे पहले लिख भी सकते हैं, क्योंकि उसमें सीरीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए और आपका उनका नंबर भी पता होना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर है। जैसे कि बताऊं मैं, ए आता है आपका, ABCD अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाएं तो ए आता है पहले स्थान पर, ए पहले पर, बी आता है दूसरे स्थान पर। ये स्थान भी आपको याद होना चाहिए। नहीं तो एक मैं सूत्र बता देता हूँ, EJOTY, EJOTY, तो ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है T20 और बाई आता है 25। इसे याद कर सकते हैं, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, ये EJOTY, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 2 6 18 54 के क्रम में 8वां पद निम्न में से क्या होगा। 8वां पद निकालना है। पहले तो इसमें आपको सीक्वेंस पता करना होगा या फिर पैटर्न पता करना होगा कि किस श्रेणी में ये जा रहे हैं। देखिए 2 6 18 और 54, दो दो तियाँ 6 गुणा 3 से हुई है, फिर 6 तियाँ 18, सबकी 3 3 से गुणा करके हुई है, तो आपको भी 3 से गुणा करके ही निकालना होगा। 8वां पद निकालना है आपको। देखिए 4 पद ये हो जाते हैं, 2 6 18 54, तो 54 तियाँ होता है 162, 162 तियाँ आता है 486, 486 तियाँ होगा 1458, 1458 तियाँ होगा 4374, 4374, तो 4374 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4374। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लुप्त पद निकालना है। जाइंट, डॉर्फ, जीनियस, जीनियस का आपको पता करना है। हिंदी में बताऊं तो विशाल का हो जाएगा बौना, प्रतिभाशाली का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है शैतान, सज्जन, जड़ या फिर बहुत छोटा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़। जड़ बुद्धि पूरा लिखा होना चाहिए, इडिट को हम बोलते हैं जड़ बुद्धि, जिसे थोड़ा सा धीमे समझ में आता है, धीमे समझ में आता है, थोड़ा सा जड़ बुद्धि थोड़ा सा धीमे समझ में आता है, या फिर थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है। प्रतिभाशाली को हम बोलते हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट हो अपने क्षेत्र में। जड़ बुद्धि थोड़ा सा धीमे जिसके समझ में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। अमित का उस लड़की से क्या संबंध है। देखिए अगर आपको ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो आपको सबसे आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो इसमें थोड़ा सा मैथ अगर आप यूज करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है। अमित, आप उसका नाम लिख लीजिए। अमित ने कहा यह लड़की, तो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो लिख लीजिए एक तरफ। अमित ने कहा कि यह लड़की, अमित लड़की की तरफ इशारा कर रहा है तो उसकी तरफ एक एरो बना दीजिए। यह लड़की मेरी माता, अमित की माता के पोता, अमित की माता का पोता, पोता कौन होगा, अमित का बेटा। यहाँ पर हम लिख दें पोता और ये हो जाएगा तो फिर बेटा। अमित की माता का पोता होगा अमित का बेटा, की पत्नी है, पत्नी बेटे की पत्नी, तो क्या हो जाएगा अमित हो जाएगा उसका ससुर। क्या हो जाएगा, ससुर। अगर पूछे कि लड़की का अमित से क्या संबंध है तो हो जाएगा पुत्र वधू। देखिए दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन कह रहा है अमित का उस लड़की से क्या संबंध है तो होगा ससुर, और लड़की का पूछे लड़की का अमित से क्या संबंध है तो हो जाएगा पुत्र वधू। ब्लड रिलेशन जब आप थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 है। एक्स बाई का परिचय कराते हुए कहता है वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, तो वह एक्स बाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एक्स और बाई, एक्स बाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह बाई मेरे पिता, एक्स के पिता
पिता के पिता मतलब एक्स के दादाजी या बाबा जो हम बोलते हैं, दादाजी की पोती है। की पोती का मतलब हो गया एक्स की बहन, एक्स की बहन की पोती का पति है, और बहन का पति है कौन, बाई। तो एक्स कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा साला और बाई हो जाएगा जीजा। एक्स कौन हो जाएगा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाई एक्स से किस प्रकार संबंध है, तो बाई, बाई है जीजा, बाई जीजा है एक्स का, बाई जीजा है एक्स का। ऑप्शन है आपके पास भाई, बेटा, दामाद या फिर भतीजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीजा। दामाद नहीं होगा, दामाद को काट दीजिए, आप जीजा लिख लीजिए क्योंकि ये स्प्रिंट है क्वेश्चन पेपर में, एरर है। जीजा आएगा क्योंकि कई बार मैं देख चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसे इसके ऑप्शंस देख के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ए और बी भाई हैं, सी डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए भाई, बीच में लिख सकते हैं ए भाई है बी का, ठीक है। सी डी बहनें हैं, सी और डी बहन, दोनों अलग अलग रिलेशन अभी दिखा रहा है। ए का बेटा, ए का बेटा, ए का बेटा डी का भाई है, किसका भाई है, डी का, डी का भाई है तो सी का भाई जरूर होगा। देखिए ए का बेटा डी का भाई है, और और सी डी जब बहनें हैं तो ए का बेटा जो सी का भी भाई होगा, और सी क्या होगी, बहन होगी ए की। तो फिर रिलेशन क्या बनना है, देखिए ए पिता है ए सी डी का, ए पिता क्या हो जाएगा, ए पिता हो जाएगा ए सी डी का। और तो फिर बी कौन होगा, बी कौन होगा, सी का, बी होगा चाचा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है बी सी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन से पिता, भाई, चाचा या फिर बहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाचा। आप निकाल के देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ईमेल आईडी या अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप निकाल के जरूर देखिए पहले, क्योंकि बोर्ड पे समझाने की बात अलग हो जाती है थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 10 है, कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। कक्षा अनुशासन को कैसे बनाया जाए। अगर सीधे से बोले आप शिक्षक हैं तो कक्षा अनुशासन को कैसे बनाएंगे। ऑप्शन है अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से निपटान। देखिए अनुशासन, अगर कोई छात्र अनुशासनहीनता करता है, अगर हम बार बार उसे पीटेंगे तो वह उद्दंड हो जाएगा, वो और ज़्यादा अनुशासनहीनता करेगा। दूसरा है छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, यही आपका सही आंसर होगा। देखिए जिसमें रुचि हो उसे उसी तरह का पढ़ना चाहिए, उसी वही कार्यक्रम उसे देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में है तो उसे स्पोर्ट्स में ही भेजना चाहिए, क्योंकि वह अपनी अगर रुचि की मार कर अगर कोई व्यक्ति या कोई छात्र पढ़ेगा तो वह उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा और अनुशासनहीनता करेगा। ऑप्शन बता देता हूँ दूसरे वाले भी। शारीरिक दंड देना, ये तो हो ही नहीं सकता, आप पीटेंगे तो कैसे मान जाएगा छात्र। श्याम पट पर विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा, ये भी ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, व्याख्यान देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे बात करने लगे तो आपको क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ऑप्शन है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, कक्षा को छोड़ देना चाहिए, अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, ये तो नहीं होगा। कक्षा को छोड़ देना चाहिए, आप छोड़ के जाएंगे कहाँ, कक्षा दोबारा आपको कक्षा में ही आना पड़ेगा। अगला है कक्षा में जो भी हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि नहीं तो ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है। देखिए आप कोई भी जो लर्निंग होती है, किसी को हम सिखाते हैं तो उसका सबसे न्यूनतम स्तर क्या होगा, सबसे न्यूनतम स्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। देखिए अगर हम कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक पेंसिल रखी है, एक पेन रखा है, तो हमें यही ज्ञान नहीं है कि पेंसिल कौन सा है, पेन कौन सा है, तो हम उसे हल नहीं कर सकते, हम उसे याद नहीं कर सकते। तो सबसे बेसिक पॉइंट होता है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना, उसके बाद हम उसका संश्लेषण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर ही उसके बारे में कोई समझ बनाएंगे। तो सबसे न्यूनतम स्तर हो जाता है आपका ज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NIEPA का मुख्य रूप से संबंधित है। NIEPA होता क्या है, NIEPA किससे संबंधित है। देखिए NIEPA ऑप्शन है शैक्षिक अभ्यास, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, यही बिल्कुल सही आंसर है। शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
इसकी स्थापना कब करी गई थी? NIEPA या फिर नीपा बोल सकते हैं, 1962 में, जब भारत चीन युद्ध हुआ उसी समय इसकी स्थापना करी गई थी शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है? संप्रत्यय से तात्पर्य है कि बालक समझने लगते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें ये आभास नहीं होता कि लड़का कौन है लड़की कौन है, उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो कौन सी एज में विकसित होने लगते हैं, ये पूछ रहा है, किस अवस्था में? ऑप्शन से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था, जो कि 6 से 8 साल तक, 8 साल की लगभग एज मानी जाती है बाल्यावस्था वाली। तो उनमें ये गुण विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बच्चों को हम खेल खेल में क्यों सिखाना चाहते हैं? हम प्ले थेरेपी का मतलब है हम बच्चों को खिला भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, उन्हें खेलने के लिए भी दे रहे हैं और उन्हें ज्ञान याद करने के लिए दे रहे हैं। ऑप्शन है जिससे शैक्षिक प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो, ये तो गलत होगा। जिससे शिक्षा अधिक क्रिया केंद्रित हो, ये भी सही ऑप्शन नहीं माना जा सकता। शिक्षा में खेल क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालना, ये भी ऑप्शन इतना उपयुक्त नहीं है। अगला है, बालकों की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना, यही बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, अगर आप बच्चों को प्ले थेरेपी देंगे तो उनके अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वह अपनी प्रेरणा अपने आप प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी जटिलता को बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की देखभाल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से शिक्षण कार्य को धीमा रखना चाहिए, गलत है। इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। तेजी से पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। संवर्धन कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। संवर्धन कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह प्रोत्साहित हो सके और अच्छे से आगे कुछ सीख सकें। अगला प्रश्न है, शिक्षण शैली मुख्य रूप से संबंधित है। शिक्षण शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षण के कैसे से, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। शिक्षण के क्या से, शिक्षण के क्यों से। मुख्य रूप से बात करें तो कैसे ही होगा। अधिकतम रूप से बात करें कि उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, शिक्षण शैली से निष्कर्ष क्या निकलता, तो शिक्षण के क्यों से होगा। और मुख्य रूप से बात करें तो शिक्षण के कैसे होगा, हाउ ऑफ टीचिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कोई छात्र है तो उसकी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन से गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, स्वतंत्र चिंतन, आज्ञाकारिता, कड़ी मेहनत। तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र चिंतन, क्योंकि बच्चे अगर सोचेंगे तो ही सीखेंगे। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है? सहयोगी अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है? सहयोगी अधिगम आपने कभी वर्ड भी नहीं सुना होगा। अगर अंग्रेजी में बात करूं तो होता है कोऑपरेटिव क्लासेस। कोऑपरेटिव क्लासेस का मतलब है एक दूसरे की मदद करने वाली क्लासेस या ज्वाइंट क्लासेस एक तरह से बोल सकते हैं। ऑप्शन है छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये गलत है। सहयोगी क्लास में ऐसा नहीं होता है। छात्रों को विचारों की प्रस्तुति एवं स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर मिलते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, जब छात्र ज्वाइंट क्लास करते हैं या फिर कोऑपरेटिव क्लास करते हैं तो उनके लिए एक दूसरे से बात करने का, उनसे नॉलेज लेने का और उन्हें अपनी नॉलेज देने का अवसर मिलता है, जिससे वह अधिक सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत के प्रथम तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन हुआ था। प्राथमिक विद्यालय, देखिए लोकटक से अगर आप लोकटक जहाँ भी आ जाए तो वो मणिपुर को इंगित करेगा, मणिपुर, क्योंकि वहाँ पर लोकटक झील है जिसमें भारत का या मैं बोलूँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम बोलते हैं केबुल लामजाओ। उसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। तो लोकटक झील पर ही है। प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। देखिए, मणिपुर में ही तैरता हुआ प्रथम विद्यालय माफ कीजिएगा, प्रथम प्राथमिक विद्यालय खुला है, उद्घाटन हुआ है उसका। अगला प्रश्न है, UNCRPD इज रिलेटेड विद। UNCRPD किससे संबंधित है? UNCRPD किससे संबंधित है? ऑप्शन से केवल महिलाओं से, प्राथमिक शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से, अल्पसंख्यकों से।
तो उसका सही उत्तर है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से, जिसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी उससे संबंधित है। या फिर हम बोल सकते हैं दिव्यांगता, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, या फिर दिव्यांगता, दिव्यांगता दिव्यांग छात्रों से संबंधित है या फिर दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22वां है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय शिक्षक पात्रता संचालित होती है CTET कितनी भाषाओं में संचालित होती है? तो उसका सही उत्तर है 20 भाषाओं में। 20 इंडियन लैंग्वेज, 20 भारतीय भाषाओं में CTET की परीक्षा होती है। प्रश्न नंबर 24 है, जुलाई 2018 में वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में, 24 जुलाई 2018 को लंदन UK में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है और आखिरी प्रश्न है आज का, अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स के स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित है। ऑप्शन है विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय या फिर डीम्ड विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय। तो अटल टिंकरिंग लैब है वो विद्यालयों से संबंधित है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद मित्रों।